सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का इतिहास विषय का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता का आगे का प्रकरण कि कंपनी का फैलता शासन और टीपू सुल्तान, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आकर पूर्व दिशा में भारत के कलकत्ता में व्यापार करने आई थी और कैसे वो व्यापार करते करते युद्धों तक पहुंच गए और युद्ध करते करते वो खुद कंपनी के अफसर अपने आप को नवाब समझने लगे और वो हर एक कर्मचारी उनका, हर एक सैनिक अपने आप को नवाब की तरह देखने लगा और इस तरह से कंपनी का जो प्रशासन है वो फैलता रहा। तो देखिए, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम सन 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ बातें सामने आती हैं। यानी हम इन 100 सालों का समय देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है कि किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। सीधे सैनिक हमला ना करके उसने कूटनीति का सहारा लिया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये रेजिडेंट है जो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट का मतलब होता है एक तरह से रियासत का राजा, और इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें आगे बढ़ाना था। और इन्हीं रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी अब दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की सभी चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियां भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे तो अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सुरक्षा के बदले में उन्हें सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ऐसे ही उदाहरण में एक रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल, जो कि 1798 से 1805 तक थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए गए थे। तो ये देखो, इधर एक चित्र है जिसमें ये नवाब हैं शुजाउद्दौला, जो टिल्ली कैटल ने ये चित्र बनाया था। ये इसमें अपने बेटों, ये इनके बेटे हैं, इनके साथ और रेजिडेंट का साथ खड़े हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद साथ हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शान व शौकत के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। अब ये रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, यानी वो क्या क्या कर सकती थी। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह लिखा था कि दरअसल जो रेजिडेंट है वो रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। निषेधाज्ञा होता है निर्देश देना, तो हम उन्हें ये कहते हैं अपनी मनचाही निर्देशों के अनुसार आप वहाँ काम कर सकते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है, अधीनस्थ एक तरह से गुलाम होता है, यानी उसके अंदर दब के रहना, दब्बू जिसे हम कह सकते हैं। तो जब तक स्थानीय राजा यानी जो नवाब वगैरह हैं वो इन अंग्रेज़ों के अधीनस्थ रहेंगे और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करते रहेंगे तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है या जब भी कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। यानी कि जो भारत के नवाब हैं, शासक हैं, वो अगर इन अंग्रेज़ों के हिसाब से चलते रहते हैं जब तक तो ठीक है,
और अगर इन राजाओं ने इनकी कंपनी की कोई बात नहीं मानी तो उथल पुथल यानी कि युद्ध वगैरह ये चलते रहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ें टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने अब क्या करना शुरू किया, प्रत्यक्ष रूप से यानी खुलकर सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, यानी खुलकर सैनिकों को भेजा और युद्ध करनी शुरू की। तो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासनकाल था सन 1761 से 1782 तक, और उनके प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल था 1782 से 1799। इन ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अंग्रेज़ों के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो सुल्तान के इन कदमों से क्या हुई, अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देने लगे। तो अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और उन्हें कुचलना जरूरी है। इसीलिए मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई थी। एक 1767 से 69 तक, फिर दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक और चौथा 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया और इसके साथ ही मैसूर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब मैसूर के ऊपर भी एक संधि थोप दी गई। ये देखो नीचे एक खिलौना दिख रहा है, ये टीपू सुल्तान का खिलौना है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबोचे हुए है और जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर तो दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना जो है वो लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। और टीपू की छवि अक्सर जनश्रुतियों में भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत को खूब यशगान किया गया है। 1782 में ये मैसूर के राजा बने थे टीपू सुल्तान और उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए तो वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। कटार एक छोटी सी तलवार जैसा, छुरी जैसा होता है। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो इधर एक ये चित्र और देखिए, इसमें चित्र में दिखा रहे हैं कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये कॉर्नवालिस, ये टीपू सुल्तान के बेटे हैं। डैनियल आम द्वारा ये चित्र बनाया गया है। कंपनी को फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के सामने टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। यानी इन तीनों ने मिलकर के, मराठों ने, हैदराबाद और अंग्रेज़ों ने, इन तीनों की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान के ऊपर हमला किया और फिर लास्ट में अंत में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अंतर उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया और ये अंग्रेज़ी चित्रकार होते थे जो ये चित्र बनाते थे और उन चित्रकारों को
ऐसे दृश्य बनाने में बड़ा मज़ा आता था, जिससे कि अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती हो, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे और वो अंग्रेज़ों की जीत वाले ही चित्र बनाते थे। इसके बाद देखो मराठों से लड़ाई कि अंग्रेज़ों की 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत, पेशवा कहते एक बड़े मंत्री को, तो उनके पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी जिसे राज्यमंडल कहते हैं, उनके सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक मुखिया होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ 1782 में, जो कि सालबाई संधि के साथ ही खत्म हुआ था। इसमें कोई भी नहीं जीता। दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेज और मराठों के बीच में। ये कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भागों पर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और लास्ट में 1817 से 19 के तीसरा युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का और मराठों का। इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यानी अंग्रेज़ों की मराठों से लड़ाई में 3 बड़े युद्ध हुए। पेशवा को पुणे से हटाकर अब कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो अब कंपनी की जो सत्ता है वो सर्वोच्च होने लगी। तो अब अंग्रेज अपने आप को सबसे ऊंचा सर्वोच्च मानने लगे। तो उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। बस अब कंपनी को यही था कि हमें भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का ये दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह इन भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार भी अपने पास मानती थी। और यही सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों में, उनके कानूनों में भी दिखाई देती रही। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर यानी जो अब कर्नाटक में है, कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध यानी यह विरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट किया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण हमें आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद ये देखो कि 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डर गई थी। तो कंपनी को अब ये डर था कि कहीं रूस का जो प्रभाव है वो पूरे एशिया में ना फैल जाए और एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। और इसी डर के चलते हुए अंग्रेज अब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद अब पंजाब की बारी थी। तो यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ भी 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया यानी अपने कब्जे में ले लिया। और ये देखो
महाराणा रणजीत सिंह का दरबार है, ये बैठे हैं इधर और उनके दरबार के अंदर सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।